अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन द मोशन ऑफ सैटेलाइट इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि जो मोशन ऑफ सैटेलाइट है, यानी सैटेलाइट अगर किसी प्लेनेट के गिर्द मूव कर रहा होता है तो उसमें न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस तरह से कार फरमा होता है, या किस तरह से एप्लीकेबल होता है, वो किस तरह से वो एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ज़हन में रख लीजिएगा कि मिसाल के तौर पे हमारे पास है कि यहाँ पे ये लेट्स है कि आपके पास अर्थ है। ठीक है, कोई भी प्लेनेट है, अर्थ हो सकता है, कुछ और हो सकता है। हम यहाँ पे चूँकि अर्थ की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अर्थ है, ये महाशब्द अर्थ है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस शब्द अर्थ है, और कुछ हाइट पे जाके लेट्स से यहाँ से लेके यहाँ इस हाइट पे एक सैटेलाइट है जो कि अराउंड द अर्थ इस तरह से मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो ये अर्थ है, कुछ हाइट पे जाके ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट कौन सी जगह होती है? वो रास्ता जिस पे कोई सैटेलाइट यानी प्लैनेट के गिर्द, अर्थ जैसे हमारे पास यहाँ पे अर्थ है, तो इस अर्थ के गिर्द जो है वो घूम रहा होता है। इस सैटेलाइट की इस रास्ते को हम क्या कहेंगे? ऑर्बिट कहेंगे, यानी वो रास्ता जो अर्थ के गिर्द जिसमें सैटेलाइट घूम रहा होता है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। अच्छा, ये सैटेलाइट खुद से मूव नहीं कर रहा होता, ये जहन में रख लीजिएगा। असल में यहाँ पे इस सैटेलाइट को सर्कल में घुमाने के लिए एक फोर्स का फरमा होती है। इस सैटेलाइट को जब यहाँ से छोड़ दिया जाता है रॉकेट के ज़रिए, रॉकेट के ऊपर ये सैटेलाइट रखा जाता है और इसको यहाँ से छोड़ दिया जाता है ज़मीन से, तो स्ट्रेट मोशन दे दी जाती है। ठीक है, इसको स्ट्रेट मोशन दे दी जाती है इस ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, रॉकेट इसको इस ऑर्बिट तक पहुंचा देता है और इस ऑर्बिट के ऊपर छोड़ देता है, और यहाँ से फिर उनकी जो ज़मीन उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है, ये जो ज़मीन है इस सैटेलाइट को अट्रैक्ट कर रही होती है, जबकि इस सैटेलाइट की अपनी मोशन की वजह से ये निकलना चाह रही है। अब यहाँ पे हर पॉइंट पे, मिसाल की तौर पर मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ, तो यहाँ पे इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही है। एक इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि निकलने की कोशिश कर रहा होता है, एक इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि डाउनवर्ड ज़मीन उसको अपनी तरफ खींच रही होती है। ये दोनों फोर्सेस जब एक दूसरे को बैलेंस कर देती है तो उस सूरत में ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाती है, ना तो फिर बाहर निकलती है नहीं अंदर आती है, बल्कि एक इस ऑर्बिट के अंदर यूँ मूव कर रहा होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे दो फोर्सेज हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स इनको प्रोवाइड की जा रही है वो किस चीज़ के बराबर है? यानी वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। ज़मीन उस सैटेलाइट को अपनी तरफ खींच रही होती है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो असल में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रही है उससे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ की जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसका फार्मूला mv²/r है, वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और इससे फिर हमारे पास जो स्पीड के लिए फार्मूला है v = gm/r+h है, यानी हम स्पीड ऑफ सैटेलाइट निकालेंगे कि स्पीड ऑफ सैटेलाइट ये ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये देखिएगा, बल्कि मैं आपको इसको कागज़ पे के ऊपर उसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इस केस में जब ये सैटेलाइट जो है वो सर्कुलर मोशन में होती है और वो न बाहर निकल रही होती है न अंदर की तरफ आ रही होती है, तो उस सूरत में आपके पास दो फोर्सेज हैं जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है Fc, दैट बिकम इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स है आपके पास जो Fg है, यानी ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाती हैं। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है वो हमारे पास है mv²/r है। ठीक है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक तरफ मास ऑफ द अर्थ है, दूसरी तरफ मास ऑफ द प्लैनेट है, तो वो किस चीज़ के बराबर है? g, ये m इज़ द मास ऑफ द अर्थ है, और ये जो m है ये मास ऑफ, यानी मास ऑफ द अर्थ, उसको अर्थ कर लीजिए me कर दीजिए, और ये मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय, सॉरी मास ऑफ द प्लैनेट नहीं बल्कि मास ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, डिवाइडेड बाय r², ये फार्मूला होता है। ठीक है, इस तरह से। अब आप इसको जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये m और m कैंसिल हो जाएगा, एक r इस r के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा v² आ जाएगा = g me, यानी मास ऑफ द अर्थ। ये मास और मास कैंसिल हो चुके हैं, एक r इसमें से कैंसिल हो चुका है, एक r हमारे पास यहाँ पे रहता है। ठीक है, अच्छा ये जहन में रख लीजिए कि ये r जो है, दिस r = यानी रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट, यानी ये आपके पास लेट्स है कि आपके पास ये वो ज़मीन है। ठीक है, और कुछ हाइट पे जाके इस हाइट पे, यानी यहाँ पे सपोज करिए उसका ऑर्बिट है जिसमें वो सैटेलाइट घूम रहा है,
ये वो ऑर्बिट है जिसमें सैटेलाइट घूम रहा होता है, ठीक है, ये वो सैटेलाइट है, ठीक है, ये सैटेलाइट है जो कि इस ऑर्बिट में घूम रहा होता है। तो ये देखिए यहाँ ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, आर ई के लगेगा, और ये आपके पास हाइट हो जाएगी, ये आपके पास हाइट आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है और यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक हम स्मॉल आर ले लेते हैं, ये इन यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये आर आ रहा है, स्मॉल आर ई वाला किस चीज़ के बराबर है, आर ई प्लस एच के बराबर है ये टोटल, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है। अब हमें चूंकि v चाहिए, ठीक है, इसकी जगह आप क्या कीजिएगा कि v स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई इन मास ऑफ द अर्थ अपॉन आर ई प्लस एच, यानी रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम उसको v निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, यानी स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड का, तो इससे हमारे पास ये स्क्वायर रूट के साथ ही वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस यहाँ का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ रहा है स्पीड ऑफ द सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट, ठीक है। अच्छा, एक जहन में रख लीजिएगा कि इसमें देखें कि स्पीड ऑफ द सैटेलाइट मास ऑफ द प्लैनेट के ऊपर डिपेंड कर लेता है, मास ऑफ द सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इन यहाँ पे आपको सैटेलाइट का मास कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर कोई सैटेलाइट हैवी बहुत बड़ा सैटेलाइट है या छोटा सैटेलाइट है, अगर एक ही ऑर्बिट के अंदर है तो उन दोनों की स्पीड सेम रहेगी, यानी एक ऑर्बिट के अंदर कोई बड़ा सैटेलाइट हो या छोटा सैटेलाइट हो, स्पीड सेम रहेगी। हाँ, ऑर्बिट अगर चेंज हो जाता है तो स्पीड भी चेंज हो जाती है, ठीक है। इस तरह से मास ऑफ द प्लेनेट अगर चेंज हो जाता है, यानी अर्थ की जगह मार्स है, अर्थ की जगह जुपिटर है, तो जाहिर है उसके साथ ये ऑर्बिट के अंदर स्पीड भी चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो ये इसके साथ डिपेंड। अब हमारे पास क्या, हम टाइम पीरियड निकालते हैं कि एक सैटेलाइट अराउंड द अर्थ कितना टाइम लेता है, ठीक है। एक सैटेलाइट कितना टाइम चाहिए होता है अराउंड अर्थ, तो उसका फार्मूला सिंपल है, ठीक है। जो फार्मूला होता है हमारे पास ना, एस इज इक्वल टू वी टी फार्मूला है, आपने पढ़ा हुआ होगा, एस इज इक्वल टू वी टी ये फार्मूला, और टी इज इक्वल टू एस अपॉन वी। अब एक जो सर्कुलर ऑर्बिट होता है ना, ये डिस्टेंस कितना बनता है, 2 पाई आर बनता है, और आर आपके पास क्या है, आर ई प्लस एच के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो फार्मूला बन जाएगा, एस की जगह हम ले लेते हैं 2 पाई आर इन स्मॉल आर का मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और वी के लिए हम लगा देंगे ये वाला फार्मूला, ये हमारे पास ऑलरेडी ये बने, तो हमारे पास आ जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, और ये अंडर रूट हमने लगा दिया, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो टाइम पीरियड हमारे पास आ सकता है उसमें से, यानी जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा 2 पाई आर, मल्टीप्लाई कीजिएगा उसको, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवीजन को तो ये इसका रेसिप्रोकल लग जाएगा। अच्छा, ये आर ई प्लस एच हमारे पास आर है, स्मॉल आर, ठीक है, तो इसकी जगह हम स्मॉल आर लगा देते हैं, डिवाइडेड बाय जी एम ई, हमने उसका रेसिप्रोकल क्योंकि डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका रेसिप्रोकल लग जाएगा, जी एम ई आर अपॉन जी एम ई, और अंडर रूट आर हमारे पास आर ई प्लस एच की जगह हमने आर लगा दिया, ठीक है, इस तरह से। अब हम अगर इस आर को अंदर लेके जाना चाहेंगे तो ये स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाने के लिए हमें उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली जो इसका आंसर आ सकता है वो इस तरह से आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपनी जगह पे, आर को आर स्क्वायर लेके अंदर ले जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो स्क्वायर करके ले जाएंगे, तो आपके पास आर क्यूब हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर ये और आर ये, तो आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम ई, और ये अंडर रूट आपके पास इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनली हमारे पास इसका टाइम पीरियड आ जाएगा और उसका फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा। थैंक यू।